नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुमन ढाका से आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी साहित्य के प्रथम व द्वितीय दोनों पत्रों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम प्रथम पत्र में जो पहला पाठ है ढोला मारूरा दोहा, उसकी समीक्षा करते हैं। उसके पश्चात हम इनके दोहों की चर्चा करेंगे। ढोला मारूरा दोहा को डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल ने राजस्थानी साहित्य का आदि काव्य कहा है। इस काव्य का बड़ा महत्व है। यह बात हजारी प्रसाद जी ने इस कथन में व्यक्त की है कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व तो है ही, परवर्ती हिंदी साहित्य में दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से भी इस ग्रंथ से हमें सहायता मिलती है। यद्यपि यह गीति काव्य के रूप में प्राप्त है और इसमें एक पूरी कथा है, तथापि यह मुक्तकों के संग्रह के साथ आसानी से तुलनीय हो सकता है। मारवणी और ढोला का बचपन में विवाह हुआ था। बड़ी होकर मारवणी जब बचपन के पति की चर्चा सुनती है तो वह विरह व्यथित हो उठती है और पति का पता लगाने, उसे वापस बुलाने, अपनी व्यथा से अवगत कराने संदेश वाहक भेजती है। मारवणी के विरोधगार अत्यंत मार्मिक है। पूरे ढोला मारूरा दोहा में जो भी वर्णन है वह प्रेम से संबंधित है। विरहिणी अपने प्रेम पात्र को अपना सर्वस्व मानकर उससे मिलने की इच्छा रखती है। इसी उद्देश्य से वह कई संदेश वाहक भेजती है और अपनी व्यथा को मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। उसके प्रेम में सात्विकता है। भारतीय नारी अपने गुरुजनों बड़ों के आगे प्रिय की चर्चा नहीं करती। मारवणी को प्रिय के विछोह का इतना अधिक था कि वह रात में रोती रही। उसे संकोच ये हुआ कि रुदन को गुरुजी ने सुन लिया तो वह बोलती है, राती जरूं भी निसह भरी सुनी महाजन लोई, हाथाली छाल्या पड़ा चेर निचोई निचोई। ढोला मारूरा दोहा में श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का भी बहुत ही सुंदर वर्णन है। वह भी बहुत मर्यादित है और उसमें सांकेतिकता है। मारवणी को जब ढोला के आने की खबर मिलती है तब उसका दृश्य हर्षातिरेक से हिमालय सा विशाल हो जाता है। आदिकाल में एक और तो युद्धों का वातावरण था। राजाओं के दरबार में रहने वाले कवि आश्रयदाता में जोश पैदा करके वीर रस की रचनाएं करते थे। वे युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। इसके विपरीत जनजीवन का चित्रण करने वाला काव्य भी प्रस्तुत किया जाता रहा। बसंत विलास में बसंत के स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया गया। ढोला मारूरा दोहा में लोक जीवन का चित्रण किया गया। इसमें राजस्थानी संस्कृति, रहन सहन, त्योहारों, प्राकृतिक वस्तुओं का उल्लेख हुआ है। यह एक लोक गाथा है। ढोला मारूरा दोहा कब किसके द्वारा रचा गया यह भी निश्चित नहीं है। कुशल लाभ का नाम अवश्य लिया जाता है, जिसने इसमें परिवर्धन और विकास किया है। हीर रांझा, विजयमल, सोठी, राजा भरथरी आदि लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। इनके भी मूल रचनाकारों के नाम अज्ञात हैं। ऐसी रचनाएं आरंभ में भले ही किसी एक व्यक्ति द्वारा रची गई हों, किंतु गाई जाती रहने से उनके स्वरूप में परिवर्धन होता जाता है। उनमें लोक जीवन की और बातें जुड़ती जाती हैं और तब ऐसी अनेक रचनाएं लोक की रचनाएं हो जाती हैं। इनमें रचयिता का व्यक्तित्व लुप्त रहता है। इसके रचयिता रूप में कुशल लाभ के अतिरिक्त लूणकरण, खिड़िया, कवि कल्लोल का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने ढोला मारूरा दोहा में अपनी ओर से कुछ परिवर्धन किया। इस प्रकार प्रस्तुत कृति यानी प्रस्तुत रूप से निर्मित करने में कई रचयिताओं का योग रहा है। लोक गाथाएं मौलिक रूप से जनजीवन में लोगों द्वारा गाई जाती रही हैं। इनमें जीवंतता एवं मौखिक रूप से विद्यमान रहने पर ही रहती है। विद्वान घूमर ने कहा है कि मौखिक परंपरा किसी गाथा की प्रधान कसौटी है। लिपिबद्ध करते ही इनका जीवांत हो जाता है। फ्रैंक सिज्विक ने लिखा है कि लोक गाथाओं को लिखना उन्हें मृत्यु के मुंह में डालना है। ढोला मारूरा दोहा भी सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप से गाया जाता रहा है। मौखिक रूप में रहने से इसके स्वरूप में परिवर्धन हुआ है। इसके दोहे पीढ़ियों से गाए जाते रहे हैं।
किसी एक कवि की ही रचना न होने, लिखित रूप से न रहने से लोक कथा को उसके रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव रहता है। वह अपने बारे में अपनी मान्यता प्रस्तुत न कर लोक जीवन का चित्रण करता है। अन्य रचनाओं में उन रचयिताओं का व्यक्तित्व झलकता रहता है। उनकी रचना की अपनी शैली होती है। लोक गाथा में रचयिता का व्यक्तित्व नहीं रहता। फ्रैंक सिज्विक ने कहा कि लोक गाथा का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ और प्रथम गुण या लक्षण उसकी व्यक्तित्वहीनता है। इनका कभी तो रचयिता रहा होता है ही, किंतु बाद में परिवर्तन होते जाने से उस रचयिता का व्यक्तित्व लुप्त हो जाता है। ढोला मारूरा दोहा में भी रचयिता के व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव है। लोक गाथा जिस अंचल या क्षेत्र से संबद्ध होती है, उस क्षेत्र के लोक जीवन, लोक संस्कृति का उसमें चित्रण रहता है। उसमें वहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, तीज त्योहारों, उत्सवों, पशु पक्षियों, नदी सरोवरों, पर्वतों, वनखंडों आदि का चित्रण रहता है। वहाँ के शकुन अपशकुन आदि का उल्लेख रह सकता है। ढोला मारूरा दोहा लोक गाथा है। इसमें राजस्थानी संस्कृति, रहन सहन, त्योहारों, पशु पक्षियों, रेत के टीलों, ऊंट, डूंगरों, गहरे कुओं, सारस आदि पक्षियों का उल्लेख हुआ है। ये विशेषता स्पष्ट है कि ढोला मारूरा में स्थानीयता की प्रचुरता है। लोक गाथा अन्य प्रकार की रचनाओं जैसी नहीं होती, इसलिए उसमें आए हुए वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से सही हो यह आवश्यक नहीं होता। ढोला मारूरा दोहा में ढोला और मारवणी के प्रेम की कथा है। ढोला ने दूसरा विवाह मालवणी से कर लिया था। इस कृति में नल, ढोला, मारवणी, राजा, पिंगल, नल, उमा, देवड़ी आदि ऐतिहासिक पात्र हैं और नरवरगढ़ तथा पूगल आदि ऐतिहासिक स्थान हैं। इसके अन्य प्रसंग और घटनाएं काल्पनिक हैं, अप्रामाणिक हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ढोला मारूरा दोहा ग्रंथ 674 दोहों में है। अन्य हस्तलिखित प्रतियों में दोहों के अतिरिक्त सोरठे और चौपाइयाँ भी हैं। इस प्रकार ढोला मारूरा दोहा ग्रंथ बड़ा है। इसका कथानक महाकाव्य की तरह परिवर्तित विस्तृत है। मौखिक रूप से प्रस्तुत करने, सुनाने, गाने की परंपरा के कारण रचना के मूल रूप में कुछ नया अंश जुड़ता जाता है। ढोला मारूरा की मौखिक रूप से गाए जाते रहने की परंपरा रही है। इस कृति में टेक पदों की वैसी आवृत्ति नहीं है जैसी दूसरी लोक गाथाओं में रहती है। यह प्रेमाख्यान दोहों में रचा गया है। वे सब दोहे स्वतंत्र हैं और गेय हैं। कुछ दोहों में प्रथम चरण की आवृत्ति कर दी गई है। लोक गाथा काव्य कोई शिक्षा या उपदेश देने, समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं रचे गए। ये तो भावनाओं के तीव्र रूप से उमड़ने एवं उनकी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने के प्रयास बन गए हैं। इसमें आदर्श नायक नायिका के प्रेम, त्याग आदि का वर्णन रहता है जो सुनने वाले के हृदय को आह्लादित कर देता है।